हेलो एवरीवन। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है रेसा अकेडमी पर। तो हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास में आप लोगों का मैं प्रभात सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा अब अगला टॉपिक जो चलने वाला है वो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स जिसका मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ठोसों का प्रक्षेपण, यानी ये कैसे अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। लाइंस को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, उससे पहले पॉइंट्स को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, फिर एक प्लेन को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सॉलिड्स की। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें जानेंगे कि सॉलिड्स के बारे में क्या होता, मतलब सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के बारे में जानेंगे और कितने प्रकार के सॉलिड्स हैं जिनका हमें प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि एक बार सभी लोग बताएंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स और प्रोजेक्शन ऑफ प्लांट्स उन लोगों का क्लियर है। ठीक है। क्योंकि देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइन्स तो डेफिनेटली पूछा जाता है, पॉइंट्स हो सकता है कभी आए कभी ना आए। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के साथ क्या मसला है कि वो बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है। मतलब बहुत कम, मैंने आपको बताया था कि पिछले 4 सालों में एक बार पूछा गया था केवल, वो भी ऑप्शनल। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो वो भी नहीं पूछा गया था। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो वो भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो उसका हमें पढ़ना उसका काम है। ठीक है। हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी लिए हम शुरू कर रहे हैं आज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। एक बार मैं प्रीव्यू बता देता हूँ कि हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो हमारा सेकंड यूनिट था वो किस प्रकार पढ़ा। ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने किस प्रकार पढ़ा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो हमारा सेकंड यूनिट था। ठीक है। प्रोजेक्शन, इसको हमने किस तरह से पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना था कि ऑर्थो प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हमने क्या था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन क्या था। ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का इसके बारे में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग वस्तुओं के क्या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल व्यू बनाए थे। ठीक है। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद क्या बनाया था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट कितने नंबर का, एग्जाम में श्योर शॉर्ट 15 नंबर का पूछा ही जाएगा। ठीक है। इसमें से कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है, 15 नंबर का पूछा जाता है, पूछा जाएगा अभी भी। फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बाद क्या आता है हमारा, अगला जो टॉपिक आता है वो था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स। ठीक है। और ये भी जो ये टॉपिक भी है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कितने 7 से 9 नंबर का, 7 से 9 नंबर का डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। इसमें भी कोई इफ इफ एंड बट नहीं है, मतलब दो राय नहीं है। कितना, 7 से लेके 9 नंबर। तो ये भी आपको 7 से 9 नंबर देगा, ये 15 नंबर देगा, यानी 15 7 21, 21 22 नंबर आपको इस पूरे चैप्टर से। आपको 22 नंबर फिक्स एंड फिक्स मिलने हैं, मतलब हिल डुल नहीं सकते, 22 नंबर मिलने ही हैं। अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले 7 नंबर का, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले 7 नंबर का, या बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये भी 7 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पूछ ले। तो 22 नंबर पक्के हैं, अब प्लस 7 नंबर और जोड़ लो, यानी कुल मिला के 29 से 30 नंबर आपका 60 नंबर के 60 मतलब 50%, 50% नंबर केवल इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है। 50% नंबर केवल इस चैप्टर से आएंगे अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, बार बार प्रैक्टिस की होगी। इसलिए तो ये चैप्टर इतना लंबा चल रहा है, इसलिए तो इसमें 40 करीब लेक्चर्स हैं। ठीक है। 35 36 लेक्चर हम चल रहे हैं, और उसके बाद अभी 4 लेक्चर 5 लेक्चर और आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के। तो 40 लेक्चर क्यों चले, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको कितने नंबर देने वाला है, 30 नंबर देने वाला है। ऑलमोस्ट 30 29 30, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा हमारा अगला टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स जो कि हम आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे एक ऑर्डर में चले। पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं एक जीरो डायमेंशनल फिगर, एक जीरो डायमेंशन के फिगर होते हैं पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, लाइन क्या होती है, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होती है, वन डी फिगर। ठीक है। प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स टू डी फिगर होते हैं। ठीक है। अब हम जीरो जीरो डायमेंशनल से वन डायमेंशनल फिर टू डायमेंशनल आए, तो जाहिर सी सॉलिड्स कौन से फिगर होंगे, सॉलिड्स हमारे थ्री डी फिगर होते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं। ठीक है। सॉलिड्स हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हेडिंग हम क्या लिखेंगे, सॉलिड्स। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे सॉलिड, यानी ठोस होता क्या है। क्या लिखेंगे, सॉलिड। चलो देखिए सब लोग, सॉलिड
या जो ठोस होता है वो होता क्या है, ठीक है। सॉलिड या ठोस क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चीज आप जानते रहिए। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर which is plotted on all the three axes। यानी जिसको प्लॉट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैं आपको एक थ्री डायमेंशनल फिगर बना के दिखाता हूँ, मतलब बना के दिखा रहा हूँ मैं एक आपको क्यूब, ठीक है। एक क्यूब बना के दिख रहा हूँ जो सबसे कॉमन वाली फिगर है, उसको बताता हूँ, ठीक है। क्लियर? हमारा फिगर हो गया मान लो, ठीक है, हमारा फिगर हो गया। अब किसी भी पॉइंट पे ले लो, मान लो इस पॉइंट को हम लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम ओ मान लें, तो हमने क्या कहा कि तीनों एक्सिस, थ्री एक्सिस मतलब कौन कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी इस आकृति को दिखाने के लिए हमें तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी तक आपका क्या प्लेन होता था, तो प्लेन को दिखाने के लिए कितने एक्सिस चाहिए होते? तो दो एक्सिस। कैसे? किसी भी पॉइंट पर एक बिंदु ले लो, इधर से आ गया हमारा एक्स एक्सिस, इधर से आ गया हमारा वाई एक्सिस, यानी दो एक्सिस पर हमें एक प्लेन को दिखा सकते थे। लेकिन एक सॉलिड को दिखाने के लिए हमें कितने? तीन एक्सिस चाहिए। एक सॉलिड को दिखाने के लिए तीन एक्सिस चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों, ठीक है। मान लो ये पॉइंट हमने ओ मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा जो वाई एक्सिस, और ये जो चौड़ाई आ जाएगी ये जेड एक्सिस। यानी हमें तीनों एक्सिस चाहिए इस फिगर को दिखाने के लिए, ठीक है। यानी इसमें तीन विमाएं होते हैं, थ्री डायमेंशन होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें थ्री डायमेंशन होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक इसकी लंबाई, मान लो ये जो है इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। और ये जो हो गया इसका, कहाँ गया, हाँ, ये जो हो गया इसका चौड़ाई हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रेथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? ये इसकी मोटाई हो गई, विड्थ हो गई, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। इसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है। तो एक हिंदी में डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, कि ऐसी आकृति या ठोस एक प्रकार की त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसमें क्या होता है? जिसमें लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई यानी ब्रेथ, तथा मोटाई तीनों होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ठोस, ठीक है। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस दो प्रकार के होते हैं। देखो ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। हेडिंग डाल के आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है पॉलीहेड्रन, एक का नाम होता है पॉलीहेड्रन, जिसको हम बहुफलक ठोस कहते हैं, पॉलीहेड्रन सॉलिड। और दूसरा क्या कहते हैं? सॉलिड बाय रेवोल्यूशन। दूसरा होता है सॉलिड बाय रेवोल्यूशन। क्लियर? सॉलिड बाय रेवोल्यूशन। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के बारे में सबको पता होगा, ठोस के बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे ईडी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने बता दी, कि मतलब ड्राइंग के हिसाब से सॉलिड क्या होता है, कि वो एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज होती है, ठीक है। जिसको प्लॉट करने के लिए, जिसको पेपर पे बनाने के लिए हमें तीन एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों लगते हैं, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ सॉलिड खैर हम पहले लिख चुके थे, तो पहला हेडिंग डालो पॉलीहेड्रन सॉलिड। क्या होगा? पॉलीहेड्रन सॉलिड। पॉलीहेड्रन सॉलिड, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बहुफलक। बहुफलक ठोस, ठीक है, बहुफलक ठोस। अच्छा, अगर पॉलीहेड्रन सॉलिड की बात करें हम, ठीक है, पॉलीहेड्रन सॉलिड की बात करें हम, तो पॉलीहेड्रन मतलब ये जो ये जो वर्ड है पॉली मतलब होता है क्या? एक से अधिक, एक से अधिक या बहुत सारे, ठीक है, इसको कह सकते हैं बहुत से। और हेड्रन मतलब क्या होता है? फेस। हेड्रन मतलब होता है फेस या सरफेस, ठीक है, हेड्रन मतलब होता है सरफेस। हमारे जिस भी हमारे जिस भी सॉलिड में बहुत सारे सरफेस होते हैं, बहुत से सरफेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीहेड्रन सरफेस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, तो वे तल, सॉरी वे ठोस, वे ठोस जो एक से अधिक वो ठोस जो एक से अधिक प्लेन्स को या तलों को एक साथ लगाकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमें पॉलीहेड्रन सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रन है बहुफलक ठोस कहलाते हैं, पॉलीहेड्रन सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। तो मैंने बताया था हेड्रन मतलब सरफेस होता है या साइड कह लो, सरफेस भी होता है साइड भी होता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं उन्हें पॉलीहेड्रन कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या? फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड। फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड। और क्या हो सकता है? प्रिज्म। और क्या हो सकता है? पिरामिड, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको क्यूब, ठीक है, मैं आपको क्यूब बना के दिखाता हूँ या मैं आपको क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ये क्या हो गया? हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कितने सरफेस मिले हैं? एक सरफेस, एक सरफेस हमारा इधर है, ठीक है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस, यानी एक रेक्टेंगल उधर, एक रेक्टेंगल उधर, और दूसरा रेक्टेंगल इधर। दो सरफेस तुम्हें आमने सामने मिल गए। उसी तरह एक ऊपर, तीन हो गया, और एक नीचे, चार हो गया, ठीक है, चार सरफेस हो गए। अब एक पीछे की तरफ पांच, एक पीछे की तरफ पांच हो जाएगा, और एक सामने की तरफ कितना हो जाएगा? छः। सामने की तरफ छह सरफेस, ठीक है। यानी छह सरफेसों को जोड़ पे क्या, से छह सरफेस को जोड़ के क्या मिला हमें? हमने छह आयतों को एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर नहीं, एक के साइड एक के साइड एक के साइड में जोड़ा, तो हमें क्या मिला? क्यूबॉइड मिला। हमें क्या मिला? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं, तो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब को घन कहते हैं, क्यूबॉइड को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, ठीक है। और प्रिज्म को प्रिज्म कहते हैं, पिरामिड को पिरामिड ही कहते हैं, ठीक है, पिरामिड को पिरामिड ही कहते हैं। तो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूब कह लो या क्यूबॉइड कह लो, घनाभ क्या है? वो छह आयतों से मिलकर, छह आयत से मिलकर बना, ठीक है। और तुम्हारा घन है वो कैसे मिला? छह वर्ग से मिलकर बना, ठीक है। अब हम एक एक की बात डिटेल में करेंगे, कहाँ पे? एक एक की बात डिटेल में तब करेंगे जब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी के लिए हम बस क्या पढ़ रहे थे? टेट्राहेड्रन क्या होता है, तो वो हमने पढ़ लिया। सॉरी, पॉलीहेड्रन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सॉलिड्स बाय रेवोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड्स बाय रेवोल्यूशन।
जो हमारे चक्रीय ठोस होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, चक्रीय ठोस। जो हमारे रेवोल्यूशनरी सॉलिड्स होते हैं उन्हें चक्रीय ठोस कहा जाता है। अच्छा, इनका नाम चक्रीय ठोस क्यों पड़ता है? इनका नाम चक्रीय ठोस इसलिए पड़ता है क्योंकि किसी एक शेप को, कोई भी एक प्लेनर शेप को क्या करते हैं, हम चारों तरफ घुमा देते हैं। किसी भी एक प्लेनर शेप को चारों तरफ घुमा देते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, उससे निर्माण होता है चक्रीय ठोस का। ठीक है, आप लोग को बताओ, जो हमारे ठोस थे ये वाले, ठीक है, पॉलीहेड्रन, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, आप लोग खुद से एग्जांपल दे सकते हैं पॉलीहेड्रन सॉलिड्स का। आप लोग खुद से एग्जांपल दे सकते हैं पॉलीहेड्रन सॉलिड्स का। चलो, सोचते रहिएगा, आप लोग सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन का, चक्रीय ठोस। तो सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन ये वे प्रकार के सॉलिड होते हैं, इस प्रकार के ठोसों का निर्माण किसी तलीय आकृति यानी प्लेनर फिगर या प्लेनर शेप को एक अक्ष के चारों तरफ, एक अक्ष के चारों तरफ घुमाकर की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, देखो, हम बात करते हैं किसकी, एक कोन की यानी शंकु की। ठीक है, शंकु की बात करते हैं यानी कोन। ठीक है, अब कोन कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, कोन हमारा कैसे बनता है। हमने लिया एक ट्रायंगल, हमने क्या लिया, हमने लिया एक ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया। अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का जो राइट हैंड है, इस ट्रायंगल का जो राइट हैंड है उसका एक एक्सिस, उसको एक एक्सिस माना, यानी इसको क्या माना, इसको एक एक्सिस माना। ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस के चारों तरफ हमें क्या करना है, हमसे किसी ने कहा कि इस एक्सिस के चारों तरफ भाई इस पूरे त्रिभुज को घुमा दो, इस एक्सिस के चारों तरफ इस त्रिभुज को घुमा दो, इस एक्सिस के चारों ओर इस त्रिभुज को घुमा दो। हमने घुमा दिया। ठीक है, तो आपको आपको क्या लगता है कैसी आकृति प्राप्त होगी, हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी। मैं बताता हूँ आपको कैसी आकृति प्राप्त होगी, हमें हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी, कहाँ गया हमारा एक्लिप्स, हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी, ये आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने ये जो ट्रायंगल था हमारा, इसका नाम देते हैं ओ, अच्छा इसका नाम कुछ दे देते हैं बाद में, ठीक है, इसका नाम बाद में देंगे। तो ये भी जो ट्रायंगल था, खैर नाम दे भी देते हैं, क्या दिक्कत है। ये जो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ओ, ठीक है, सॉरी इसको, हाँ उसको ओ हमने मान लिया। ठीक है, इसको ए मान लो, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी को हमने इस अक्ष की तरफ, इस अक्ष के चारों तरफ घुमाया, तो हमें ये शंकु मिला। हमें क्या मिला, ये शंकु मिला। ठीक है, इसी तरह ये ऐसे कौन बना, तो कौन का इसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड बाय रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बेलन की। ठीक है, बेलन यानी सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर किसके रिवॉल्यूशन से बनता है, सिलेंडर बनता है हमारा, सिलेंडर बनता है आयत के रिवॉल्यूशन से। कैसे दिखाते हैं, हमने एक आयत लिया, हमने इस प्लेस पे एक आयत ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक आयत ड्रॉ कर लिया, एक आयत ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब हमसे क्या कहा, किसी ने कहा कि, हमसे कहा कि इसको एक्सिस मानो, इस आयत की इस भुजा को एक्सिस मानो। हमने कहा चलो ठीक है, एक्सिस मान लिए। और अब इसके चारों तरफ घुमाओ, इसको इसके चारों तरफ घुमाओ। जब इस एक्सिस को घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो क्या मिलेगा,
हमें जो फिगर मिलेगा वो ऐसा होगा हमारा। हमें एक फिगर मिलेगा, हमें एक ऐसा फिगर मिलेगा और ये वाली लाइन भी यहाँ से जुड़ी हुई होगी। ये फिगर मिलेगा। तो ये फिगर किसका हो गया? ये फिगर हो गया बेलन को। ठीक है, जब हमें ये आयत दिया गया और इस आयत को हमने चारों तरफ घुमाया तो हमें क्या मिला? हमें एक बेलन मिला। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड चारों तरफ घुमाया तो हमें बेलन मिला। अच्छा, और एक क्या होता है ऑप्शन? हाँ, सर्कल यानी गोला। ठीक है, गोला, जिसको कहते हैं स्फीयर। स्फीयर किससे बनता है? देखो, स्फीयर बनता है हमारा सर्कल से। कैसे, मैं बताता हूँ। नॉर्मली आपको एक सर्कल दिया होगा। ठीक है, नॉर्मली आपको एक सर्कल दिया होगा और सर्कल का एक कलो एक एक्सिस दे दिया, यानी किसी किसी भी साइड में एक डायमीटर दे दिया। मान लो ये आपका डायमीटर हो गया और कहा कहा कह दिया गया कि इस डायमीटर के अराउंड इस सर्कल को घुमाओ। तो सर्कल घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक और सर्कल। ठीक है, ये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्फीयर यानी गोला हो जाएगा। क्लियर? तो इन सबको कहते हैं हम चक्रीय ठोस यानी सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन। कि किसी भी एक प्लेनर सरफेस को प्लेनर शेप को, जैसे आयत हो गया, जैसे ट्रायंगल हो गया, जैसे सर्कल हो गया, उसको जब भी किसी एक्सिस के अराउंड गोल घुमाते हैं, किसी एक्सिस के अराउंड गोल गोल घुमाते हैं तो हमें क्या ये शेप मिल जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं प्लेनर शेप। ठीक है, अब अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो भी शेप जिससे बना होता है, ठीक है, जो भी आकृति, जो चक्रीय ठोस, या नोट पॉइंट लिखो कि चक्रीय ठोस जिस आकृति से बना होता है उस आकृति को उस ठोस का जनरेटर, हिंदी में जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्लियर? इसको इस एक्सिस के अराउंड चारों तरफ घुमाया गया था। तो ये हो गया दो तरह के सॉलिड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक का नाम होगा पॉलीहाइड्रोजन सॉलिड और एक का नाम क्या हो गया? एक का नाम होगा सॉलिड्स बाय रिवोल्यूशन यानी चक्रीय ठोस। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो पॉलीहाइड्रोजन सॉलिड्स होते हैं वो, या जो हमारे इस तरह के सॉलिड्स होते हैं, वो बनते कैसे हैं और उनके उनके जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उनके अलग अलग जो सरफेस होते हैं, उनको कहते क्या है। ठीक है, मतलब हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में उनका यूज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बहुफलक ठोस की हम, यानी मतलब जो हमने बहुफलक ठोस पढ़ा था उसमें एक हमारा टॉपिक था क्या? पिरामिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिरामिड को समझते हैं, पिरामिड क्या होता है। ठीक है, पिरामिड क्या होता है? अब पिरामिड पिरामिड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, पहले इसको देखो। ठीक है, उसको समझने का क्या मतलब है कि जब हमें जो क्वेश्चन पूछेगा हमें वो करना है। तो ये होता है पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड कितने प्रकार से बनाया जा सकता है ये देखो। ये एक पिरामिड होता, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पिरामिड। ठीक है, इसे कहते हैं पिरामिड, जिसमें एक ऊपर एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ओ देते हैं और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एपेक्स। इस पॉइंट को कहते हैं एपेक्स या वर्टेक्स। ठीक है, हिंदी में से क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं शीर्ष। एपेक्स या वर्टेक्स या शीर्ष। तो उसके
ऊपर एक पॉइंट होता है एपेक्स या वर्टेक्स एक शीर्ष, और जो नीचे एक फिगर बना होता है, नीचे एक फिगर बना होता है, इसे कहते हैं क्या, हम बेस। इसे कहते हैं बेस। ठीक है, इसे कहते हैं बेस। अब देखो, बेस जैसे यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है, वो कैसा बेस है? यहाँ पे जो बेस दिख रहा है आपको, ये चतुर्भुज है, यानी एक एक आयत है कि नहीं? एक आयत है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे आयताकार। ये जो हमारा पिरामिड है, ये इसको कहेंगे हम आयताकार पिरामिड। क्या कहेंगे? आयताकार पिरामिड, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है? वो हमारा आयत के आकार का है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिरामिड होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, आयताकार पिरामिड। अगर ये वर्ग हो जाता, ठीक है, अगर ये वर्ग हो जाता, जैसे हम एक वर्ग बना के अगर दिखा दें आपको, खैर वर्ग तो बन ही नहीं रहा है। नहीं, इसका रेशियो फिक्स किया गया है। रुकिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। ये हो गया आयताकार पिरामिड, समझ में आया? अच्छा, अब अगर हमें वर्गाकार पिरामिड बनाना हो, तो हमें सबसे पहले बेस में क्या बनाना होगा? सबसे पहले बेस में एक वर्ग बनाओ। सबसे पहले एक बेस में एक वर्ग बनाओ, ठीक है। सबसे पहले बेस में एक वर्ग बनाओ। ये आपका वर्ग ये आपका वर्ग बन गया। और वर्ग के ऊपर एक एक हमारा वर्टिसेस, किसी पॉइंट पे ओ यानी वर्टिसेस हो गया हमारा। अब इस ओ से हर पॉइंट को मिलाओ, ठीक है, इस ओ से हर पॉइंट को मिलाओ। क्या कहलाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा? वर्गाकार पिरामिड। इस ओ से पहले इसको मिलाओ। हम्म, इस ओ से इसको मिलाओ, ठीक है। इस ओ से इस पार्ट को मिलाओ। इस ओ से इसको मिलाओ। और इस ओ से इसको भी मिलाओ। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, ये क्योंकि इसका बेस कैसा है? इसका बेस जो है वर्ग है, ठीक है। इसका जो बेस वर्ग है, तो इसे कहेंगे हम वर्गाकार पिरामिड। तो बेस कैसा होता है, उसके आधार पे पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है, उसके आधार पे पिरामिड अलग अलग होते हैं, वर्गाकार पिरामिड। क्लियर? अच्छा, ये वर्गाकार पिरामिड हो गया। अब इसी तरह अगर हमारा जो बेस होगा वो पंचभुज होगा। आप खुद से सोचो, अगर हमारा जो बेस होगा, हमारा बेस कहाँ गया? अगर हमने एक पंचभुज बना लिया, ठीक है, अगर हमने एक पंचभुज को बेस बना लिया, अगर हमने एक पंचभुज को बेस बना लिया, और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर एक वर्टिसेस लाए और वर्टिसेस से सब कुछ ड्रॉ कर दिया। चलो, इस वर्टिसेस से हमने ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला भी साइड, और ये वाला भी साइड मिला दिया, ठीक है। तो ये जो पिरामिड बना, इसको क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे पंचभुजाकार पिरामिड। इसे कहेंगे हम पंचभुजाकार पिरामिड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? पंचभुजाकार पिरामिड। क्लियर? तो पिरामिड इस प्रकार से बनते हैं। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि त्रिभुजाकार पिरामिड नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल त्रिभुजाकार पिरामिड भी होता है। त्रिभुजाकार पिरामिड कहाँ गया? ये क्या होता है? ये हमारा त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, ठीक है। इसको देखो, त्रिभुजाकार पिरामिड। क्लियर? ये एक त्रिभुज दिख रहा है, जो इसके बेस में है वो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक बेस में इसको त्रिभुज है। और ये इसका वी है, ओ है, मतलब इसको कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये इसका बेस होता है, ये इसका बेस होता है। और ये जो बेस की साइज होती है, उसी तरह का पिरामिड होता है। जैसे यहाँ पे बेस आयत है तो आयताकार पिरामिड, बेस वर्ग है तो वर्गाकार पिरामिड, बेस यहाँ पे त्रिभुज है तो इसको कहेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड एंड ट्रायंगुलर पिरामिड। त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है। इसी तरह पंचभुजाकार, फिर षष्भुजाकार और सप्तभुजाकार अपने तरह का हो सकता है, ठीक है, सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसको क्या कहते हैं, जो इधर ये वाली लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं स्लैंट एज। क्या कहते हैं? स्लैंट एज, यानी तिरछी भुजा, ठीक है। स्लैंट एज यानी तिरछी भुजा। इसको कहते हैं तिर्यक भुजा या तिरछी भुजा, ठीक है। मतलब जो अगर बुक की लैंग्वेज में देखो तो उसको कहेंगे तिर्यक भुजा, मतलब वही होता है तिरछी भुजा। इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट एज। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये वाली जो भुजा होती है, जो बेस की होती है, इसे कहते हैं बेस एज, यानी बेस एज। इसे कहते हैं बेस एज यानी आधार भुजा, इसको कहते हैं आधार भुजा। और ये जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉर्नर। इन्हें कहते हैं बेस कॉर्नर, ठीक है, इन्हें कहते हैं बेस कॉर्नर्स। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक किसी भी पिरामिड में याद रखने हैं, ठीक है। हर पिरामिड में यही होता है, उनकी बेस होती है, बेस के पॉइंट्स होते हैं, सबको सबको स्लैंट एज दिखाई देती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, और एक, हाँ,
हर पिरामिड का क्या होता है, एक फेस होता है। हर पिरामिड का एक फेस होता है। जैसे जो साइड व्यू में दिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेस। जैसे इसका फेस ये हो गया, जैसे इसका फेस क्या हो गया, इसका ये फेस हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, फेस हो गया। जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है, ठीक है, जो त्रिभुजाकार आकृति दिखेगी पिरामिड में उसको फेस कहेंगे। इसके लिए ये फेस हो गया। सब में त्रिभुजाकार दिखेगा पिरामिड में, क्योंकि यही गुण होता है, त्रिभुजाकार फेस दिखता है। ठीक है, इसका फेस ये हो गया। क्लियर। तो ये हो गया पिरामिड के बारे में। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, प्रिज्म की। तो पिरामिड के बाद आता है प्रिज्म हमारा। आओ। अच्छा, पिरामिड और प्रिज्म में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पिरामिड में क्या होता है कि नीचे कोई आधार होता है, ठीक है, नीचे कोई आधार होता है और ऊपर एक शीर्ष। नीचे कोई आधार, ऊपर एक शीर्ष। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है कि दोनों तरफ एक एक प्लेन होते हैं, यानी आधार में भी एक प्लेन और शीर्ष में भी एक दूसरा प्लेन होता है। यहाँ पे तो शीर्ष में, यहाँ पे तो शीर्ष में केवल हर बार एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यानी शीर्ष में हमेशा एक बिंदु है। लेकिन प्रिज्म बनाते समय क्या ध्यान देंगे हम, प्रिज्म में बिंदु नहीं होते। प्रिज्म में शीर्ष पर बिंदु नहीं होते, पूरी फिगर होती है प्रिज्म। मतलब देखते हैं प्रिज्म बनाते हैं और समझते हैं प्रिज्म कैसे बनता है। ठीक है, अगर मान लो हमने ऊपर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, हमने ऊपर एक त्रिभुज बनाया। ये एक फिगर हो गया। और एक दूसरा फिगर हो गया। दोनों प्रिज्म है, ठीक है, ऊपर भी ट्रायंगल, नीचे भी ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स को अगर हम ऐसे जोड़ें, इन ट्रायंगल्स को अगर हम ऐसे जोड़ें, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या कहलाएगी, ये हमारा कहलाएगी प्रिज्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये हमारा कहलाएगी प्रिज्म। इसे कहते हैं प्रिज्म। यानी ऊपर एक आकृति, नीचे भी वही आकृति, इसे कहते हैं प्रिज्म। और ये कैसा प्रिज्म हो जाएगा, फिगर देखो, आपको समझाएगा, फिगर देखिए, इसको कहते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिभुजाकार, वही जैसा बेस वही नाम। इसका बेस क्या है, त्रिभुजाकार, तो यह है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। और देखो और क्या है, ये हो जाएगा इसका फेस, हर बार की तरह एक ट्रायंगल, मतलब पिछली बार की तरफ एक ट्रायंगल। और ये इसका, ये इसको शीर्ष के लो, बेस के लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको भी बेस ही कहते हैं और इसको भी बेस ही कहते हैं। क्लियर हो जाता है ये भी। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, मतलब वही, इसको कहेंगे बेस एज, इसको कहेंगे एज, फेस एज। यहाँ पे एक एक पॉइंट पे कॉर्नर हो जाएंगे, 3 कॉर्नर हो जाएंगे, सारी चीजें वही रहेंगी। अच्छा, अब जैसे ये त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, वैसे क्या हम बना सकते हैं, वैसे हम वर्गाकार प्रिज्म बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को देखने वाली चीज है, वैसे हम एक वर्गाकार प्रिज्म बना सकते हैं। देखिए, हमने एक वर्ग लिया, ये हमारा एक वर्ग हो गया ऊपर की तरफ, और एक वर्ग हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने एक वर्ग लिया, हमने एक वर्ग लिया, तो वर्ग ऐसे लेते हैं। एक वर्ग ऊपर की तरफ हो गया और एक वर्ग नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, हो गया। अब इस वर्ग से हमने इस वर्ग को मिला दिया, इससे मिला दिया इसको, इससे मिला दिया इसको, इससे मिला दिया इसको, इससे मिला दिया इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वर्गाकार प्रिज्म हो गया। ठीक है, वर्गाकार प्रिज्म। अच्छा, ये तो वर्गाकार प्रिज्म हो गया, ये तो वर्गाकार प्रिज्म हो गया। लेकिन क्या ऐसा ही हम एक और फिगर बना सकते हैं, ऐसा ही हम एक और फिगर बना सकते हैं कि नहीं, ये देखो, इस पूरे वर्गाकार प्रिज्म को हम यहाँ ले गए। अगर हम ऐसा ही एक और फिगर बनाए, जो क्या हो, थोड़ा, जो थोड़ा सा अलग हो, बस जो थोड़ा सा अलग क्यों हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे अलग हो थोड़ा सा। देखना, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू बनेगा। ये बना। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी वर्गाकार प्रिज्म है, ठीक है, ये भी क्या है, वर्गाकार प्रिज्म है। ठीक है, अब आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फिगर आप लोगों ने पहले कई बार देखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने फिगर कई बार देखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस फिगर को क्या कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं घनाभ। ये जो फिगर होता है क्या कहता है, कहलाता है घनाभ, यानी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का वर्गाकार प्रिज्म होता है।
क्यूबॉइड क्या होता है, एक प्रकार का वर्गाकार प्रिज्म होता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूब। क्यूब यानी घन। तो घन भी क्या होता है, एक प्रकार का वर्गाकार प्रिज्म होता है। केवल घन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में सॉरी घन में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक है। और लेकिन घनाभ में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी लंबाई बड़ा चौड़ाई भी बराबर नहीं और ऊंचाई भी बराबर नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, वर्गाकार प्रिज्म होते हैं। दोनों वर्गाकार प्रिज्म होते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए वर्ग की जगह आपने एक पंचभुज बना लिया, वर्ग की जगह आपने एक पंचभुज बना लिया, तो एक पंचभुज ऊपर और यही पंचभुज नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे तक लाइन जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को इधर। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे पंचभुजाकार प्रिज्म। क्या कहेंगे इसे, पंचभुजाकार प्रिज्म। पंचभुजाकार प्रिज्म। इसी तरह षष्भुजाकार प्रिज्म बन जाएगा, सप्तभुजाकार प्रिज्म बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारे बनते रहेंगे। तो आप लोगों को प्रिज्म समझ में आ गया, प्रिज्म कैसे बनता है, और प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है, आप लोगों को क्लियर है पूरी तरह से, है कि नहीं। पूरी तरह से क्लियर है ना, पिरामिड और प्रिज्म में अंतर। अब जो हमारा अगला फिगर आएगा उसको क्या कहेंगे, क्यूब क्यूबॉइड। आप लोग समझ ही चुके हैं। तो मैं एग्जाम में जो हमारे एग्जाम में, जो हमारे सिलेबस में भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर मेंशन है या टॉपिक्स मेंशन है, उसके अनुसार कि जो हमारे पॉलीहेड्रन सॉलिड है, उससे केवल ये क्यूब क्यूबॉइड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और प्रिज्म और पिरामिड, केवल इन्हीं चारों से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। केवल इन्हीं चारों से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद बचते हैं क्या, यानी चक्रीय ठोस, ठीक है। सॉलिड्स बाय रेवोल्यूशन। एक मिनट उनकी बात कर लेते हैं, सॉलिड्स बाय रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि सिलेंडर वगैरह कैसे बनता है। इनका तो बना बनाया शेप हमारे पास होगा। ये क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो ठोस होता है, जो बेस होता है, क्या कहते हैं, बेस हमेशा कैसा होता है, एक सर्कल, एक वृत्त होता है। इसका जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। बेस एक सर्कल होता है, इसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। और ये किससे बनता है, देखो इसका एक एक्सिस होता है, इसकी एक एक्सिस होती है, इसकी एक एक्सिस होती है, ठीक है। इनफैक्ट हर फिगर की एक एक्सिस होती है। मैं आपको एक्सिस के बारे में और बेस के बारे में कल ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी एक एक्सिस होती है, और ये एक आयत होता है। बेसिकली होता क्या है, एक आयत होता है, एक ये देखो, ये आयत, एक आयत होता है। तो ये जो आयत है, इस आयत का हम नाम दे दें अगर कुछ, इसका नाम मान लो हम ए बी सी डी। इस आयत को हम ए बी सी डी को क्या कहेंगे, ये जो ए बी सी डी है, ये हमारा क्या है, ये आयत जो है वो जनरेटर है। क्या है वो, जनरेटर। क्योंकि इसी आयत ने क्या बनाया है, इसी आयत ने इस पूरे सिलेंडर को बनाया है। तो जिस आयत से, यानी जिस भी फिगर से कोई भी हमारा ठोस बनता है, जिस भी फिगर से हमारा कोई भी चक्रीय ठोस बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जनरेटर कहते हैं। तो ये हमारा जनरेटर हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, ये एक्सिस होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष बताने को है नहीं। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार हमारा कौन होता है, शंकु। और शंकु देखते हैं, ये हमारा क्या बना, शंकु बना, ठीक है। ये हमारा शंकु बना। अब अगर शंकु हमने बनाया, तो शंकु में भी एक एक्सिस होता है। शंकु का एक एक्सिस ये होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से आता है यहाँ। क्लियर। अब हमने क्या कि, और एक एक्सिस यहाँ, और एक एक्सिस यहाँ पे। तो जो ये त्रिभुज है, मान लो इस त्रिभुज का नाम क्या हमने यहाँ पे रखा, इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ए ओ बी, यानी ये ए ओ बी। तो जो त्रिभुज ए ओ बी है, जो त्रिभुज ए ओ बी है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा जनरेटर, ठीक है। क्या है, जनरेटर यानी जनरेटर। इससे हमारा ये फिगर जनरेट हो रहा है, जनरेटर है। क्लियर। इसका भी बेस क्या होता है, इसका भी बेस हमेशा सर्कल ही मिलेगा आपको, ठीक है। बेस हमेशा सर्कल मिलेगा। और बाकी सारी चीजें आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये क्या होती है हमारी, इसको कहते हैं अपेक्स या वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारी होती है, इसको कहते हैं स्लैंट एज, स्लैंट एज यानी इसको हिंदी में तिर्यक
तिर्यक साइड भी कहते हैं, यानी तिर्यक भुजा भी कहते हैं, तिर्यक रेखा भी कहते हैं, ये रेडियस और ये सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और एक क्या था, एक सर्कल था, स्फीयर। स्फीयर भी आप लोगों को पता ही होगा, स्फीयर में कुछ, स्फीयर तो और आसान होता है, स्फीयर में केवल एक चीज होती है, रेडियस, ठीक है, इसका कोई बेस वेस नहीं होता, स्फीयर में केवल एक रेडियस होता है। और ये जो सर्कल होता है जिसको घुमाया गया है, ठीक है, इस सर्कल को घुमाया गया होता है ना, ये जो सर्कल है जिसको घुमाया गया होता है, ये सर्कल, मान लो ये सर्कल हमारा कुछ है, ये सर्कल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा जनित्र। जनित्र यानी जनरेटर, इस पूरे स्फीयर का यही जनित्र हो गया, जनरेटर। क्लियर। ठीक है, तो ये आपके फिगर्स हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठोस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ठोस को झुकाते कैसे हैं, इसका प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, मतलब किस किस इंक्लिनेशन एंगल पे झुकता है, और मतलब किससे परपेंडिकुलर किससे पैरेलल, ये सारी चीजें मतलब प्रोजेक्शन से रिलेटेड चीजें कल आएंगी। आप तो बस, आपको आज ठोस बताया गया है जो कि हमारे ड्राइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहेगा। अब कल के लेक्चर में मिलेंगे क्या पढ़ने के साथ, एचपीवीपी। कल से हमारा प्रोजेक्शन वाला, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, प्रक्षेपण का कॉन्सेप्ट कल से शुरू होगा। आज तुमने केवल ठोस जाना कि ड्राइंग के लिए कैसे ठोस चाहिए होते हैं, कैसे ठोस इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे ठोस हमारे सिलेबस में, उनके बारे में जाना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करिएगा, लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। कोई क्वेश्चन बचा हो, कोई क्वेरी बची हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।